बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे पास सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स, हमने उसमें हेडर फाइल्स देखी। हमने उसमें देखा कि इंट मेन में किस तरह से काम होता है, स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं। हमने देखा हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं। हमने देखा वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। टाइप कास्टिंग कैसे होती है, एक टाइप से दूसरी डेटा टाइप में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होती है। हमने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होते हैं। हमने देखा कि हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं। तो अब वन बाय वन इन चीज़ों को हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने गुज़िश्ता जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कल रिवाइज़ किया होगा। अगर आपने रिवाइज़ किया तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, अगर नहीं किया तो मैं साथ-साथ आपको प्रोग्राम में ये चीज़ें समझाता जाऊँगा। सबसे पहले आपको याद है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है लैंग्वेज का। सबसे पहले आपके पास आपकी हैश इंक्लूड की लाइब्रेरीज़ आती हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdioh, ठीक है? stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए प्रिंटफ स्कैनफ के लिए हम लोग ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी है, ये क्या करेगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में जहाँ पे हमारे पास अगर मैं स्कैनफ लिखता हूँ या प्रिंटफ लिखता हूँ तो उसकी इंफॉर्मेशन ये यहाँ से इस लाइब्रेरी में से कॉपी कर लेगी, ठीक है, डायरेक्टरी में से। और जब वो फंक्शन यूज़ हो रहा होगा तो वो इंफॉर्मेशन उसको इस्तेमाल करने के लिए ये उठा लेगी। अच्छा, हैश इंक्लूड हमने एक और लाइब्रेरी पढ़ी थी, हमारे पास आती है कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी। वो क्या करती है, हमारी जो रन टाइम पे आपके यूज़र से वैल्यूज़ लेनी होती हैं वो इसमें आती हैं। अच्छा, कंसोल इनपुट आउटपुट की मैंने यहाँ पे हेडर फाइल शामिल कर ली। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा था हमारे पास एक हैश डिफाइन के नाम से एक फंक्शन होता है। वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी क्या करती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, आपका जो यूज़र डिफाइन कोई भी आप वैल्यू यूज़र्स खुद अपने पास से कोई फंक्शन की वैल्यू या कुछ किसी एक कांस्टेंट वैल्यू सेट करना चाहता है तो वो उसको ऐसे हैश डिफाइन के साथ, जैसे कि मैंने पाई जो हमारे पास होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ प्रोग्राम में ये वैल्यू चेंज ना हो। ऐसे ही मैं इसको जब पाई लिखूँ किसी फंक्शन में तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ये वाली उठा ले। इसके लिए मैं हैश डिफाइन की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो चीज़ आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद आपको याद होगा कि हमारे पास मेन फंक्शन आता है। मैंने बताया मेन फंक्शन क्या होता है। हमारे पास मेन फंक्शन बेसिकली हमारे पास ट्रिगर पॉइंट होता है, आपके जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनका ट्रिगर पॉइंट होता है, या आप कह सकते हैं कि मेन फंक्शन जो आपके पास है वो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, जहाँ से आपकी स्टेटमेंट्स या आपका जो एक्चुअल कोड है वो रन होना स्टार्ट होता है। फिर आपके पास मेन की बॉडी आती है, ये पैरेंथेसिस में ऐसे आपके पास मेन की बॉडी गिवन होती है। इसमें क्या होता है, मेन की बॉडी में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास आ जाते हैं। लेट्स से हमारे पास वेरिएबल था, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ एक्स के नाम से, ठीक है। एक्स मेरे पास क्या है, एक कोई भी मेमोरी में जो जगह बनेगी इसके लिए एक ख़ास मेमोरी का जो आपके पास पोर्शन है जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है, वहाँ पे एक स्लॉट बनेगा। जब मैंने यहाँ पे एक्स को डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन कहते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को लिखना, ठीक है, शामिल करना। तो एक्स इस तरह से एक बॉक्स बन गया एक्स के नाम से, अब उसमें एक्स की वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, डेटा टाइप क्या होती है, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है, आपको बताई थी मैंने। डेटा टाइप क्या होती है, बेसिकली किस टाइप की वैल्यू जो मैंने वेरिएबल को ये स्लॉट दिया है उसमें स्टोर होगी। तो वेरिएबल टाइप जब हम लोग करते हैं डिक्लेयर, उसमें हम लाजमी उसके साथ में डेटा टाइप बताते हैं ताकि ये मालूम पड़े कि ये वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंटीजर के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, तो अब इस मेमोरी स्लॉट में मेमोरी को पता चल गया कि कोई भी वैल्यू जो आएगी उसमें सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, अब ये हमारे पास
मेन की बॉडी की एक स्टेटमेंट आ गई। जब आप इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। कैसे पता चलता है? आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग की सिंटैक्स के मुताबिक, इसकी ग्रामर रूल्स के मुताबिक आपको एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है प्रोग्राम को ये बताने के लिए, अपने कंट्रोल को ये बताने के लिए कि यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट एंड हो रही है, यानी कि मैंने मेरी स्टेटमेंट एक पूरी ये स्टेटमेंट थी, ठीक है, जो मैंने लिखी। अब यहाँ पे जब मैंने एक सेमी कॉलन लगाया तो इसको पता चल गया कि मेरी स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है। ओके, कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे मैंने दो कैरेक्टर के साथ लिखा। कमेंट्स बेसिकली हमारे पास होते हैं, आप उनका प्रोग्राम में कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि वो आपको साथ-साथ ये बता रहे होते हैं कि इस लाइन में क्या हो रहा है, ये चीज़ हमने किस लिए इस्तेमाल की है, ये पीस ऑफ कोड, ये स्टेटमेंट इसका मतलब क्या है। सिर्फ रीडेबिलिटी एनहांस करने के लिए, जैसे एक बंदा प्रोग्रामर नहीं है और वो इस कोड को देख रहा है तो उसको समझ नहीं आएगी, तो वो कमेंट्स की मदद से समझ सकेगा कि इसमें काम यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, हमने डिक्लेयर कर दिया अपना वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब हम इसको कोई वैल्यू देते हैं। तो जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ इसकी वैल्यू हमारे पास है 10 और मैंने सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ डिक्लेयरिंग ओके। अब क्या है, अब कोई बंदा, आप देखते हैं जिस बंदे को इस लाइन की समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जब ये पढ़ेगा कमेंट तो उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर किया गया और उसको इनिशियलाइज कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके जी, हमने नई चीज़ पढ़ी, उसमें मज़ीद हमने पढ़ी थी। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही थी उनमें थी हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट देखें, आपके पास वो वैल्यू होती है, जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल मतलब वेरी कर सकती है इसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जबकि हम लोग कांस्टेंट जो वैल्यू एक मतलब सेट कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये 3.14 पाई की वैल्यू सेट की हुई है, या कोई भी वैल्यू मैं इसको यहाँ पे 3.14 के अलावा कोई और किसी और नाम से सेट कर देता हूँ, तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ये अब एक पाई और इसमें मैंने वैल्यू लिख दी 3.14। अब मेमोरी के जिस स्लॉट में पाई नाम का जो एक स्लॉट बना है उसमें जो वैल्यू 3.14 है वो वहाँ पे लॉक हो गई है, यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ना मैं उसको निकाल सकता हूँ, सॉरी मैं उसको ना चेंज कर सकता हूँ, ना मैं उसमें कुछ रद्द-बदल कोई और किसी किस्म का कर सकता हूँ। उसको मैं सिर्फ क्या करूँगा, जब मुझे पाई की वैल्यू ज़रूरत होगी मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लूँगा, लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, अब हमारे पास आती है टाइप कास्टिंग। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टाइप कास्टिंग। कास्टिंग क्या था कि एक डेटा टाइप, मिसाल के तौर पे मैं किसी एक डेटा टाइप में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और उसमें मेरे पास लेट्स से वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी डेटा टाइप में आ गई है, तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा जी, टाइप कास्टिंग हमारे पास दो तरीके से होती है, हमने पढ़ी थी। एक तो हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी और एक हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग थी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट y के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 प्लस 2.5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। 10 मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप है, आपको ये अच्छे से मालूम है कि 10 मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप या होल नंबर्स आते हैं, और इसके अलावा 2.5 यहाँ पे एक और वैल्यू यूज़ हो रही है जो कि मेरे पास आपको मालूम है फ्लोट डेटा टाइप या डेसिमल डेटा, इसमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, इस टाइप की वैल्यू है। अब दो डेटा टाइप्स जब एक जगह पे यूज़ हो रही हैं तो अब उसने रिजल्ट स्टोर करवाना है, ऑब्वियसली वो दो डेटा टाइप्स में तो नहीं करेगा, या वो इंटीजर में स्टोर करेगा या फ्लोट में स्टोर करेगा। अब मेमोरी के पास हमारा कंपाइलर जाके देखता है कि जो मैंने यहाँ पे स्लॉट मुकर्रर की हुई है y के नाम से, आया वो स्टोर कौन सी वैल्यू कर रही है। तो यहाँ पे वो देखिए इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली 2.5 को भी कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन यूज़ होता है इसलिए हमारे पास कोई भी हम लोग अपने स्क्रीन पे आउटपुट शो करवाना चाहते हों तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन stdio.h हेडर फाइल में होती है।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करो मेरे पास, प्रिंट करो वैल्यू ऑफ y, ठीक है। मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ, ठीक है। इज हम लोग लिखते हैं परसेंट साइन डी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के कॉमा किसकी वैल्यू करवाना चाह रहा हूँ, y लिख देता हूँ। और मैं इसकी बॉडी को बंद करके सेमी कॉलन डाल देता हूँ। ये इसके लिखने का तरीका है। अब ये एज इट इज़ जो इसमें वैल्यू है ना, ये इसको एज इट इज़ लेगा, ठीक है। और परसेंट साइन डी यानी कहाँ पे वो किसकी वैल्यू शो करवानी है, फिर मैं उसके बाद कॉमा डाल के जिसकी वैल्यू शो करवानी है कॉमा के बाद मैं वो वेरिएबल लिख दूंगा। अब चलिए हम देखते हैं कंपाइल करके कि ये हमारे पास इस प्रोग्राम में क्या काम करता है। तो आपकी कंसोल स्क्रीन जब आएगी, कंसोल स्क्रीन ये ब्लैक स्क्रीन होती है, ठीक है। इस पे अब आपको बताएगा कि वैल्यू ऑफ y इज 12, जबकि मैंने यहाँ पे आप देखें 10 प्लस 2.5 तो 12.5 नहीं दिया, बल्कि इसने 12 को ही कंसिडर किया, यानी कि इसने 2.5 जो कि फ्लोट डेटा टाइप का मेरे पास डेटा था, एक वैल्यू थी, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने इंटीजर में। चलिए यहाँ तक तो ये बात हमें क्लियर हो गई, हमने टाइप कास्टिंग भी देख ली। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट क्वालिफायर। कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होता है, हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, हम कहते हैं प्रोग्राम में एक वैल्यू सेट कर दें, कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है, जो कि क्या करे हमारे पास ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो कांस्टेंट रहे, वो वैल्यू चेंज ना हो, और हम उसे मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह में प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। जैसे इसको लिखने का तरीका कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, किस तरह का, मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट इंटीजर डेटा टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या रखता हूँ मैं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर है, ओके। और टेम्परेचर की मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ, इसको मैं वैल्यू एक दे देता हूँ कि जो कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कितना है जी, आज पूरा दिन 20 डिग्री रहेगा। इस सेमी कॉलन यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब मैं कहता हूँ, मैं चेक करता हूँ टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसकी वैल्यू सेट की थी 20। मैं चेक करता हूँ कि वाकई में कांस्टेंट काम करता है ऐसे जैसे हमने पढ़ा। हम देखते हैं प्रोग्राम में किसी और जगह पे जाके मैं टेम्परेचर लिखता हूँ। टेम्परेचर क्या था हमारे पास, ये वेरिएबल था, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं कहता हूँ 30 कर दो। अब मैं चेक करता हूँ हमारा कंपाइलर क्या कहता है। तो देखिए फौरन उसने एरर दे दिया, कहता है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैंने कहा था कि रीड ओनली बन जाता है, नॉन वोलेटाइल बन जाता है। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी वो कांस्टेंट हो गई, वो चेंज नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो जब भी मैं उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे इस तरह से एरर जनरेट कर देगा कंपाइलर। अब ये काम करता है हैश डिफाइन की तरह ही, सेम सेम होते हैं। लेट से मैं हैश डिफाइन में जो हमने कहा था कि एक वैल्यू हम लोग सेट करते हैं परमानेंट, उसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दी थी, मैं कहता हूँ 34 कर लेते हैं लेट से हम यहाँ पे वैल्यू। अब मैं कहता हूँ कि इसको कंपाइल करते हैं, तो देखिए वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। इसमें भी आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ और थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ये दे रहा है कुछ और दे रहा है, तो यानी कि जो फिक्स वैल्यू थी वो ये शो नहीं कर रहा, कोई और वैल्यू शो कर रहा है, तो ये भी हमारे पास कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो आज के टॉपिक में आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स किस तरह से होती हैं और एरर्स कैसे जनरेट होते हैं। हमने जो चीज़ें पढ़ी उनको प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करके देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम प्रोग्राम्स को, इन तमाम स्टेटमेंट्स को, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े घर पे एग्जीक्यूट करके देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।